दोस्तों, कल्पना कीजिए उस बुजुर्ग पिता की आंखों में छलकते आंसुओं को जो अपने जीवन की हर सांस अपने बच्चों की खुशी के लिए लगा चुका था। और फिर वही बच्चे उसे अपरिचित की तरह ठुकरा दें। वो दिल टूटने का दर्द जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो पल जहां दुनिया की सारी सफलता बेकार लगने लगती है और फिर उम्मीद की एक किरण जो सब कुछ बदल देती है। ये कहानी उसी दर्द, उस प्यार और उस माफी की है जो हमें याद दिलाती है कि माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। अब सुनिए ये सच्ची घटना बिहार के पटना जिले के एक छोटे से गांव की, जहां हर पिता का दिल बस यही चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर इतना बड़ा बने कि गांव का नाम रोशन कर दे। और वहां रहते थे हरिशंकर जी, जो न तो कोई बड़े जमींदार थे और न ही कोई अमीर शख्स। बस एक छोटा सा खेत था उनकी जिंदगी का सहारा, जहां दिन रात पसीना बहाकर वो परिवार चलाते थे। लेकिन उनके दिल में अपने बच्चों के लिए इतने सपने थे कि वो कभी थकते ही नहीं। उनके घर में दो बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा विजय, छोटा बेटा नितिन और सबसे छोटी उनकी लाडली बेटी रानी। घर की हालत इतनी तंग थी कि कभी भी खाना भी मुश्किल से जुटता। लेकिन हरिशंकर जी ने कभी अपने बेटों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। वो खुद भूखे रह जाते, रातों को जागकर मजदूरी करते, लेकिन बच्चों की किताबें और स्कूल की फीस हमेशा समय पर पूरी होती। उनकी पत्नी सरिता भी पुराने कपड़ों को सिल कर पहनती रहती, घर के कामों में हाथ बंटाती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। बस यही सोचती कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमें गर्व का एहसास दिलाएंगे। गांव के लोग अक्सर हरिशंकर जी से कहते, अरे भाई, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? गांव के लड़के तो बस खेतों में ही लगे रहते हैं। अफसर बनना कहाँ उनके बस की बात है। लेकिन हरिशंकर जी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते, आज मैं मिट्टी में मिल रहा हूँ, लेकिन एक दिन मेरे बेटे इस गांव की शान बढ़ाएंगे। और वो दिन आया भी। समय बीता और बड़ा बेटा विजय ने दिन रात एक करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और सरकारी इंजीनियर बन गया। छोटे बेटे नितिन ने बैंकिंग की पढ़ाई की और बैंक में अफसर की पोस्ट पर पहुंच गया। जब ये खबर गांव में फैली तो हर गली मोहल्ले में बस यही चर्चा थी, हरिशंकर जी के दोनों बेटे अफसर बन गए। अब तो उनकी किस्मत चमक उठी। हरिशंकर जी और सरिता के चेहरे पर वो खुशी थी जो देखकर पूरा गांव सलाम करता। उनकी आंखों में चमक थी, सीना गर्व से फूला हुआ था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी की ये कैसी विडंबना है कि जो सफलता माता पिता अपनी जान लगाकर बच्चों को देते हैं, वही सफलता कभी कभी बच्चों को अपने जड़ों से इतना दूर कर देती है कि वो अपनों को ही भूल जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। विजय और नितिन दोनों शहर की चकाचौंध में इतने व्यस्त हो गए कि गांव की यादें उनके लिए जैसे फीकी पड़ने लगीं। पैसा कमाने लगे तो कभी कभी रुपए भेज देते, लेकिन माँ बाप से बातें अब बहुत कम होती। फोन पर दो चार शब्द कहकर काम चला लेते। त्योहारों पर भी बस नाम मात्र की याद आती। हरिशंकर जी और सरिता कई बार सोचते कि बेटों से मिलने शहर चलें, लेकिन फिर एक दूसरे की आंखों में देखकर चुप हो जाते। सोचते कि बच्चे काम में व्यस्त होंगे, उन्हें परेशान क्यों करें। इसी बीच हरिशंकर जी ने सोचा कि अब बड़े बेटे विजय की शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने गांव में एक अच्छा रिश्ता देखा। लड़की पढ़ी लिखी थी, परिवार संस्कारी था। जब पंडित जी ने कुंडली मिलाई तो बोले कि सब गुण मिल रहे हैं, अब देर किस बात की। हरिशंकर जी का मन खुशी से खिल उठा। उन्होंने तुरंत विजय को फोन किया और कहा कि बेटा, तेरे लिए एक बढ़िया रिश्ता देखा है, लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन उधर से विजय का जवाब सुनकर हरिशंकर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। विजय ने गुस्से में कहा कि पिताजी, आपने बिना पूछे रिश्ता कैसे तय कर लिया? मैं किसी गांव की लड़की से शादी नहीं करूंगा। अब मैं शहर में रहता हूँ, बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, मेरा स्तर अब ऊंचा हो गया है। और इतना कहकर फोन काट दिया। हरिशंकर जी का दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया हो। वो अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गए। सरिता ने पूछा कि क्या हुआ, तो आंसुओं से भरी आंखों से बोले कि तेरा बेटा अब हमें छोटा समझने लगा है, कहता है गांव की लड़की से शादी नहीं करेगा। सरिता का कलेजा मुंह को आ गया।
वो बोली कि हे भगवान, ये कैसी हवा लग गई मेरे लाल को। दोनों पति पत्नी कई दिनों तक यही सोचते रहे कि कहाँ चूक हो गई हमसे। सरिता ने एक दिन धीरे से कहा कि क्यों न आप खुद शहर जाकर विजय से बात करें, शायद आमने सामने समझाने पर मान जाए। हरिशंकर जी चुप रहे, फिर बोले कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन जेब में पैसे कहाँ हैं। सरिता ने अपने आंचल से कुछ छोटे छोटे नोट निकाले और उनके हाथ में रख दिए। बोली कि लो, ये थोड़े बहुत जोड़े हैं, कल सुबह की बस से निकल जाओ। अगली सुबह हरिशंकर जी ने नहा धोकर भगवान के सामने दिया जलाया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा। और फिर भारी मन से छोटा सा बैग कंधे पर लटकाकर घर से निकल पड़े। सरिता दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। उसने कुछ और सिक्के निकालकर उनके हाथ में रखे और बोली कि ज्यादा नहीं है, लेकिन ले जाओ, और याद रखना बेटा, चाहे कितनी भी कड़वी बात कह दे, तुम गुस्सा मत होना। हरिशंकर जी ने कहा कि बच्चे हैं, चाहे जैसे भी हों, अपना खून जो है, मैं कोशिश करूंगा उन्हें समझाने की। बस अड्डे तक जाते जाते गांव की वो पगडंडियां, हरे भरे खेत, मिट्टी की वो महक, सब उनके दिल में समा गई। लेकिन मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या मेरे बेटे मुझे देखकर खुशी से गले लगा लेंगे या फिर मुझे अनदेखा कर देंगे। कई घंटों की थकाऊ यात्रा के बाद जब बस शहर पहुंची तो चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, चमकते बाजार, भागती दौड़ती भीड़ देखकर हरिशंकर जी के कदम रुक से गए। उन्होंने जेब से वो कागज निकाला जिस पर विजय का ऑफिस और घर का पता लिखा था। राहगीरों से पूछते पूछते आखिरकार वो विजय के ऑफिस के बाहर पहुंचे। गेट पर एक गार्ड खड़ा था। हरिशंकर जी ने झिझकते हुए कहा कि भाई साहब, ये विजय इंजीनियर का ऑफिस है न, मैं उनसे मिलने आया हूँ। गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा, धोती कुर्ता, पुराना बैग, पसीने से तरमा था, और संदेह से पूछा कि आप कौन लगते हैं। विजय साहब के। हरिशंकर जी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं उनका पिता हूँ। गार्ड चौंक गया, फिर बोला कि साहब मीटिंग में हैं, अभी नहीं मिल सकते, लेकिन उनका घर पास ही है। छोटा भाई नितिन वहाँ रहता है, चाहे तो मैं आपको पहुँचा दूँ। हरिशंकर जी ने राहत की सांस ली और बोले कि हाँ बेटा, घर ही पहुँचा दो। गार्ड ने उनका बैग उठाया और साथ चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में वो उस शानदार अपार्टमेंट के बाहर थे जहां विजय और नितिन का फ्लैट था। घंटी बजाई गई, दरवाजा खुला तो नितिन सामने खड़ा था। पिता को देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो दौड़कर आया, पैर छुए और बोला कि अरे पापा, आप अचानक कैसे? आइए, अंदर आइए। हरिशंकर जी ने उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखें नम हो गईं। अंदर आए तो घर की सजावट देखकर हैरान रह गए। चमचमाती फर्श, महंगे सोफे, दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, कोने में बड़ा सा टीवी, सब कुछ इतना आलीशान कि वो धीरे से बोले कि बेटा, ये सब कितना महंगा होगा न? नितिन हंसकर बोला कि पापा, अब समय बदल गया है, शहर में ये सब सामान्य है, हम अब बड़े लोगों की दुनिया में हैं। इतना कहकर उसने फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और दिया। हरिशंकर जी ने पिया और बैग खोलकर बोले कि तेरी माँ ने तेरे लिए घर का घी, मिठाई और अचार भेजा है, कह रही थी कि शहर में ये सब नहीं मिलता होगा। नितिन थोड़ा हंसते हुए बोला कि पापा, अब ये सब कौन खाता है? आपने व्यर्थ इतना बोझ क्यों उठाया? ये सुनकर हरिशंकर जी का दिल बैठ सा गया। वो थके हुए स्वर में बोले कि बेटा, मैंने मना किया था, लेकिन तेरी माँ ने जिद की कि ले जाओ, बच्चे पसंद करेंगे। रात के 8 बज चुके थे। हरिशंकर जी ने धोती और बनियान पहन ली और बालकनी में टहलने लगे। ये देख नितिन घबरा गया, दौड़कर आया और बोला कि पापा, आप ऐसे कपड़ों में बाहर मत जाइए, ये गांव नहीं शहर है, लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर में कोई ग्रामीण ठहरा है। हरिशंकर जी ने हैरानी से बेटे को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे से बोले कि बेटा, अगर कोई मुझे देहाती कह देगा तो मेरी इज्जत कहाँ कम हो जाएगी? मैंने तो पूरी जिंदगी मजदूरी करके तुम्हें बड़ा किया है, आज तुमने थोड़े पैसे कमा लिए तो अपनी शान का डर लगने लगा। ये कहते कहते उनका गला भर आया। वो अंदर आकर सोफे पर चुपचाप बैठ गए।
नितिन शर्मिंदा हो गया। पिता के पैरों के पास बैठकर बोला कि सॉरी पापा, गलती हो गई, नाराज मत होइए, आइए खाना खा लीजिए, मैंने आपके लिए गर्म रोटियां बनाई हैं। हरिशंकर जी चुप रहे लेकिन आंसू उनके गालों पर बहते रहे। रात और गहरा गई, घड़ी की सुइयां 10 बज चुकी थीं। हरिशंकर जी ने नितिन से पूछा कि बेटा, विजय अभी तक क्यों नहीं आया? ऑफिस से तो लौट आना चाहिए था। नितिन ने धीमे से कहा कि पापा, भैया अक्सर देर से आते हैं, कभी कभी तो रात 2 बजे तक, और अगर काम ज्यादा हो तो ऑफिस में ही रुक जाते हैं। हरिशंकर जी का चेहरा उदास हो गया। बोले कि मैंने सोचा था सालों बाद बेटों से मिलूंगा, साथ बैठकर खाना खाएंगे, पुरानी बातें करेंगे, लेकिन उसे तो अपने बूढ़े बाप से मिलने की फुर्सत भी नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले कि ठीक है, मेरे लिए डाइनिंग में चटाई बिछा दो, मैं वहीं 2 रोटियां खा लूंगा। नितिन ने तुरंत चटाई बिछाई और गर्म रोटियां, सब्जी परोसी। खाते खाते हरिशंकर जी बोले कि बेटा, खाना तो तूने अच्छा बनाया है, कम से कम इतना तो सीख लिया। नितिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन दिल में ग्लानि थी। उसे डर था कि अगर पापा ने विजय भैया का असली रूप देख लिया तो उनका दिल और टूट जाएगा। रात और गहराती गई। 12 बज चुके थे, लेकिन विजय का कोई अतापता नहीं। हरिशंकर जी बेचैन हो उठे, बोले कि नितिन, चल मुझे उसके पास ले चल। इतना भी क्या काम कि अपने बाप से मिलने के लिए आधा घंटा न निकाल सके। नितिन घबरा गया, बोला कि पापा, आप जिद क्यों कर रहे हैं? इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं, भैया शायद नशे में होंगे। हरिशंकर जी ठिठक गए, बोले कि क्या नशे में? नितिन की नजरें झुक गईं। बोला कि हाँ पापा, कई बार दोस्तों के साथ शराब पी लेते हैं, मैं नहीं चाहता था कि आप ये देखें। हरिशंकर जी का दिल कांप उठा। बोले कि हे भगवान, जिस बेटे को मैंने इतनी मेहनत से पाला, पढ़ाया, अफसर बनाया, वो इतना गिर गया कि शराब में डूबा रहता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोले कि चल बेटा, अब तो और जरूरी है कि मैं उससे मिलूं, देखूं कि मेरा खून मुझे पहचानता भी है या नहीं। नितिन मजबूरी में पिता को साथ लेकर विजय के ऑफिस पहुंचा। दरवाजे पर खड़े हरिशंकर जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर से लड़खड़ाती आवाज आई कि कौन है इतनी रात को? दरवाजा खुला तो विजय सामने खड़ा था, लाल आंखें, शराब की बदबू, हाथ में गिलास। जैसे ही नजर पिता पर पड़ी, वो भड़क उठा। बोला कि ये बूढ़ा कौन है? रात में मेरे ऑफिस के बाहर क्या कर रहा है? नितिन ने हिम्मत करके कहा कि भैया, ये हमारे पापा हैं, गांव से मिलने आए हैं। विजय ने जोर से हंसकर कहा कि पापा, ये देहाती मेरे पापा तो गांव के रईस हैं, ये धोती वाला मेरा बाप नहीं हो सकता। हरिशंकर जी स्तब्ध रह गए, उनका सीना जैसे फट गया हो। उन्होंने कड़क स्वर में कहा कि विजय, शराब ने तेरा दिमाग खा लिया है, इतना अंधा हो गया कि अपने बाप को नहीं पहचानता। इतने में विजय के 2-3 दोस्त भी बाहर आ गए। एक ने कहा कि अरे विजय, ये बूढ़ा कौन चिपक गया, निकालो इसे, मजा खराब कर दिया। दूसरे ने कहा कि लगता है कोई मजदूर पैसे मांगने आया है। विजय ने उनकी बातों पर यकीन करते हुए कहा कि हाँ, इसे कुछ पैसे देकर भगा दो। इतना कहकर वो अंदर गया और 5,000 रुपए की गड्डी निकाल लाया। नितिन के हाथ में थमाते हुए बोला कि ले, इसे दे दे और कह दे कि आगे से मेरे सामने न आए। हरिशंकर जी का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में वो नोटों की गड्डी विजय के मुंह पर दे मारी। बोले कि लानत है तेरे ऐसे पैसों पर, तू बड़ा आदमी बन गया लेकिन अपने बाप को भूल गया। आज से न तू मेरा बेटा है और न मैं तेरा बाप। उनकी आवाज गूंज उठी। विजय हक्का बक्का रह गया। दोस्तों के सामने उसकी आंखें झुक गईं, लेकिन नशे में उसका घमंड अभी भी बाकी था। हरिशंकर जी कांपते कदमों से नितिन का सहारा लेकर वहां से लौट आए। उनकी आंखों में आंसू थे और होंठ बुदबुदा रहे थे कि हे भगवान, ऐसा बेटा क्यों दिया जो अपने पिता को ठुकरा दे। पूरी रात हरिशंकर जी करवटें बदलते रहे। आंखें सूज चुकी थीं, दिल बोझ से दबा हुआ था। नितिन पास बैठकर उन्हें सांत्वना देता रहा, लेकिन जानता था कि पिता का दिल बुरी तरह टूट चुका है। सुबह 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी।
नितिन ने खोला तो विजय खड़ा था, चेहरा उतरा हुआ, आंखें लाल, कदम लड़खड़ा रहे लेकिन अब होश में था। नितिन ने धीरे से कहा कि भैया। विजय ने बिना जवाब दिए अंदर कदम रखा। लिविंग रूम में गए तो देखा कि हरिशंकर जी पूजा करके लौट रहे थे। हाथ में माला थी, चेहरे पर थकान और दर्द की गहरी रेखाएं। विजय उनके पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बोला कि पापा, मुझे माफ कर दो, कल नशे में मैंने जो कहा वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं अपने ही बाप को नकार बैठा, मुझे एक मौका दो। हरिशंकर जी ने गुस्से से उसे देखा। बोले कि कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरा बेटा तो गांव में है, जो अपनी मिट्टी, संस्कार और माँ बाप को पहचानता है। तुम कोई और हो, मेरे लिए तुम मर चुके हो। इतना कहकर उन्होंने माला भगवान की मूर्ति के सामने रख दी। विजय का चेहरा शर्म से लाल हो गया, वो पैरों से चिपककर रोता रहा। नितिन ने कहा कि पापा, भैया सच में पछता रहे हैं। शराब इंसान को अंधा बना देती है, एक मौका और दे दो। हरिशंकर जी चुप रहे, फिर भारी आवाज में बोले कि विजय, पैसा आदमी को बड़ा नहीं बनाता, अपनों की इज्जत से बड़ा बनाता है। मैंने रात को देखा कैसे तेरे दोस्तों ने मुझे गालियां दी और तू चुप खड़ा रहा। अगर तेरा खून गर्म होता तो तू वहीं मेरा हाथ पकड़कर कहता कि ये मेरे पापा हैं। लेकिन तूने मेरी बेइज्जती देखी और अब माफी मांग रहा है। विजय फूट फूट कर बोला कि पापा, उस वक्त मैं नशे में था, होश नहीं था। लेकिन आज सुबह जब आंख खुली तो आपके शब्द कानों में गूंजते रहे। मैंने सोचा अगर मेरा बेटा मुझे ऐसा कहता तो मेरा क्या हाल होता। पापा, मैं कसम खाता हूँ, अब कभी शराब नहीं छूंगा, उन दोस्तों से रिश्ता तोड़ दूंगा, बस मुझे एक मौका दो। हरिशंकर जी ने नितिन की तरफ देखा। नितिन बोला कि पापा, मुझे लगता है भैया सच कह रहे हैं। अगर आपने इन्हें हमेशा ठुकरा दिया तो शायद ये कभी संभल न पाएं। हरिशंकर जी की आंखें नम हो गईं। धीरे से बोले कि बेटे की सबसे बड़ी सजा यही है कि उसका बाप मुंह फेर ले। लेकिन अगर तू सच में बदलना चाहता है तो करके दिखा, सिर्फ शब्दों से नहीं। विजय ने पिता का हाथ पकड़ लिया। बोला कि पापा, मैं वचन देता हूँ, अब मेरी जिंदगी का हर दिन आपके नाम होगा। जिस बाप को मैंने ठुकराया, उसी का आशीर्वाद लेकर जीना चाहता हूँ। कुछ सोचने के बाद हरिशंकर जी ने हाथ उठाकर उसके सिर पर रख दिया। बोले कि ठीक है, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, लेकिन अगर फिर गलती की तो याद रख, ये हाथ आशीर्वाद नहीं, सजा देगा। विजय ने रोते हुए पैर छुए। नितिन की आंखों में भी आंसू थे। बोला कि पापा, अब सब ठीक हो जाएगा। भैया ने सच्चे दिल से गलती मान ली है। उसी दिन विजय ने अपने दोस्तों को बुलाकर कहा कि कल रात मेरे पापा का अपमान करने में तुम भी शामिल थे। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो कसम खाओ कि आज से शराब नहीं पियोगे और बड़ों का सम्मान करोगे। दोनों दोस्त शर्म से सिर झुकाकर बोले कि अंकल, हमसे बड़ी गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं होगा। हरिशंकर जी ने गंभीर स्वर में कहा कि याद रखना, पैसा अगर घमंड दे तो वो अभिशाप है, लेकिन वही पैसा अगर सेवा और संस्कार दे तो वरदान है। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। विजय अब पिता को देखकर सिर झुकाता। हरिशंकर जी के चेहरे पर पहली बार संतोष की मुस्कान लौटी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असली धन रुपयों में नहीं, बल्कि माँ बाप के आशीर्वाद और उनकी इज्जत में छिपा होता है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन अपनों को पहचानना और उनका सम्मान करना ही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि ऐसे बेटे को एक मौका देकर माफ कर देना चाहिए, या फिर उसकी गलती की इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि वो जीवन भर याद रखे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्टोरी बाय किशोर 1 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और रिश्तों की असली कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।